डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से मैं डॉक्टर सुनील परमार, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं तृतीय वर्ष BA पेपर 6 हिंदी साहित्य का इतिहास एवं साहित्य परिचय 2 के खंड 7 आधुनिक हिंदी काव्य की इकाई 24 छायावादोत्तर एवं प्रगतिशील काव्य के अंतर्गत हम छायावादोत्तर काव्य की शिल्पगत विशेषताएं, प्रमुख छायावादोत्तर कवि और प्रगतिवाद की पृष्ठभूमि के बारे में जानेंगे। मित्रों, इसके पहले के लेक्चर में हमने छायावादोत्तर काव्य की पृष्ठभूमि और छायावादोत्तर काव्य की मुख्य प्रवृत्तियाँ क्या है उसके बारे में जाना है। मित्रों, द्विवेदी युग की इतिवृत्तात्मकता और उपदेशात्मकता ने द्विवेदी युग की काव्य भाषा को जो तत्सम प्रधान, समास बहुल एवं गद्यात्मक रूप प्रदान किया था, उसमें छायावाद ने आमूल परिवर्तन कर दिया था। छंद और शैली के क्षेत्र में भी छायावाद ने हिंदी कविता को नई दिशा प्रदान की। छायावादोत्तर काव्य ने न तो पूरी तरह से द्विवेदी युगीन भाषा और शिल्प का सहारा लिया और न ही छायावाद का अनुकरण किया। उन्होंने एक ऐसा मध्य मार्ग ढूंढा जो आम पाठक में भी लोकप्रिय हो सके। शिल्पगत विशेषताओं में पहली विशेषता है काव्य भाषा। मित्रों, छायावाद की भाषा में जो सूक्ष्मता और वक्रता है वह छायावादोत्तर काव्य में हमें देखने नहीं मिलती है। इसका कारण यह है कि इस काव्य में भावनाओं की वैसी जटिलता और गहनता नहीं है जैसी छायावाद में हमें देखने मिलती है। भावों की सहजता ने भाषा को भी उसी रूप में ढाला, लेकिन छायावाद की तरह यह काव्य भी मूलतः स्वच्छंदतावादी काव्य है। इसलिए इसकी भाषा में बौद्धिकता का अभाव है तथा मुख्य बल भाषा की सुकुमारता, माधुर्य और लालित्य पर है। छायावादोत्तर काव्य सीधी सरल पदावली द्वारा जीवन की अनुभूतियों को व्यक्त करने का प्रयास करता है। यानी कि छायावादोत्तर काव्य के कवियों ने सीधी और सरल भाषा में जीवन की अनुभूतियों को अभिव्यक्त किया है। छायावादोत्तर काल के कवियों का भाषा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान था काव्य भाषा को बोलचाल की भाषा में के नज़दीक लाना, मतलब कि आम बोलचाल की भाषा में लाना। यह काम न तो द्विवेदी युग में हुआ था और न ही छायावाद में। इन कवियों ने भी आमतौर पर तत्सम प्रधान शब्दावली का ही प्रयोग किया, परंतु समास बहुलता, संस्कृत निष्ठता से उन्होंने छुटकारा पा लिया। साथ ही जहाँ आवश्यक हुआ वहाँ तद्भव, देशज और उर्दू शब्दों का भी प्रयोग किया। बच्चन की मधुशाला का एक अंश इस दौर की भाषा की विशेषताओं को व्यक्त करता है। नाम अगर पूछे कोई तो कहना बस पीने वाला, काम ढालना और ढलाना सबको मदिरा का प्याला, जाति प्रिय पूछे यदि कोई कह देना दीवानों की, धर्म बताना प्यालों की, ले माला जपना मधुशाला। मित्रों, शिल्पगत विशेषताओं में दूसरी विशेषता है काव्य शिल्प। छायावादोत्तर कविता में शैली की दृष्टि से वैसी विविधता तो नहीं मिलती है जैसे छायावाद में देखने को मिलती है, परंतु यह भी सही है इस काव्यधारा ने भी मुख्यतः मुक्तक रचना की ओर ही अपना ध्यान आकर्षित केंद्रित किया। मुक्तक रचना में भी इन कवियों की प्रवृत्ति गीत रचना की ओर अधिक थी। इसका एक कारण तो इनका रोमानी प्रवृत्ति का होना था। दूसरा कारण संभवतः यह था कि इनमें से अधिकांश कवि अपनी रचनाओं को सभाओं, गोष्ठियों और कवि सम्मेलनों में पेश करते थे। इससे स्पष्ट ही जो रचनाएं पढ़ने की बजाय सुनने के माध्यम से अपने को संप्रेषित करती है, उनमें गीतात्मकता अत्यंत सहायक होती है।
बच्चन की मधुशाला दौर की जो रचनाएं हैं वो इस बात का प्रमाण है, जो उस युग में अत्यंत लोकप्रिय हुई। गीतों में छंद, लय और संगीत तीनों तत्वों की प्रधानता होती है। इसके साथ ही गाने वाले के स्वर का भी उसमें योगदान होता है। दूसरी बात यह है कि गीत को सुनते हुए ही उसके भावों का मर्म श्रोताओं के हृदय तक पहुंच जाना चाहिए। इस दृष्टि से इस दौर की कवियों, विशेषतः नवीन, बच्चन, सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी, दिनकर, अंचल आदि के गीत अत्यंत प्रभावशाली हैं। इस काव्यधारा के गीतों में छायावाद जैसी रहस्यात्मकता और संकोच नहीं है, बल्कि अपनी हृदयगत भावनाओं को कवियों ने बेबाक ढंग से प्रस्तुत किया है। यहाँ भी कवि का मैं उपस्थित है, जो अपने राग विराग में निसंकोच गीतों में ढाल लेता है। इन गीतों में यदि राष्ट्रीय चेतना की अभिव्यक्ति हुई है, तो उसमें उद्बोधन, समर्पण और चुनौती का भाव प्रमुख है। और यदि प्रणय भावना की अभिव्यक्ति हुई है, तो उसमें उल्लास, पीड़ा, उदासी, असंतोष, टूटन आदि भावों की अभिव्यक्ति हुई है। इस अभिव्यक्ति में किसी तरह का आवरण नहीं है, न ही उन्हें कोई दार्शनिक अर्थ दिया गया है। बच्चन के निशानी मंत्रण और एकांत संगीत काव्य आदि प्रेम के अवसाद के घनत्व को मुखर करते हैं, तो मिलन यामिनी मिलय की मादकता और उमंग को। नरेंद्र शर्मा के प्रवासी के गीत में यदि लौकिक विरह की व्यथा की प्रधानता है, तो अन्य कृतियों में प्रेयसी के सौंदर्य, भोग और संयोग की उष्मा के मादक चित्र भी देखने मिलते हैं। इस दौर के गीति काव्य की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए डॉक्टर रामदर्श मिश्र कहते हैं कि वैयक्तिक गीति कविता की अभिव्यक्ति मूलक सादगी उसकी एक बहुत बड़ी देन है। कवि सीधे सादे शब्दों, परिचित चित्रों और सहज कथन भंगिमा के द्वारा अपनी बात बड़ी सफाई से कह देता है। बच्चन के एक गीत की वानगी देखिए, तीर पर कैसे रुकूं में, आज लहरों में निमंत्रण, रात का अंतिम प्रहर है, मिल मिलाते हैं सितारे, वक्ष पर युग बाहु बांधे, मैं खड़ा सागर किनारे, वेग से बहता प्रमंजन, केसपट मेरे उड़ाता, शून्य में भरता उददी, उर की रहस्यमय पुकारे, इन पुकारों की प्रतिध्वनि हो रही मेरे हृदय में, हे प्रतिच्छादित जहाँ पर सिंधु का हिल्लोल कंपन, तीर पर कैसे रुकूं में, आज लहरों में निमंत्रण। छावादोत्तर काव्य में कुछ प्रबंध काव्य भी लिखे गए। मुख्य रूप से ऐतिहासिक कथाओं के आधार बनाकर लिखे गए प्रबंध काव्य, जिनका उद्देश्य लोगों में राष्ट्रीय भावनाओं को जागृत करना था। इन प्रबंध काव्यों में सियाराम शरण गुप्त का मौर्य विजय, लोचन प्रसाद पांडे की मेवाड़ गाथा, रामधारी सिंह दिनकर का कुरुक्षेत्र आदि प्रमुख है। प्रणय भावनाओं को व्यक्त करने वाले कवियों ने अपने गीतों में कुछ विशेष प्रतीकों का उपयोग किया। शाकी, शराब, प्याला, मदिरालय, मधु आदि ऐसे ही प्रतीक हैं। बच्चन ने अपनी आरंभिक रचनाओं में इसका उपयोग अधिक किया है। नवीन की कविताओं में भी इसका असर हम देख सकते हैं। यहाँ शराब या मधु जीवन का रस या आनंद है, प्याला व्यक्ति का जीवन है, शाकी जीवन की प्रेरणा या सौंदर्य बोध है, मदिरालय या संसार है। इस प्रकार यह प्रतीकात्मक जीवन जगत के प्रति उनके विश्वास की पहचान है। इन प्रतीकों के अतिरिक्त प्रकृति के प्रतीकों का भी कविताओं में उपयोग किया गया है। मित्रों, आमतौर पर इन काव्यधाराओं में प्रयुक्त प्रतीक सहज ही संप्रेषणीय हैं। छायावादोत्तर काव्य अपनी अंतर्वस्तु, भावबोध और विचार दृष्टि से लौकिक और मानवीय है। इसमें प्राचीन रूढ़ियों या वर्तमान बुराइयों का विरोध भी है, परंतु यह काव्य सामाजिक यथार्थ की जटिलता और व्यक्ति की गहन अनुभूतियों को व्यक्त करने की और प्रेरित नहीं हुआ। इसी प्रकार काव्य कला की दृष्टि से इस काव्य धारा ने बोलचाल की भाषा को
काव्यात्मक उत्कृष्टता प्रदान की और गीति काव्य परंपरा को समृद्ध किया। परंतु वह वैविध्य और वह कल्पनाशील सौंदर्य इस काव्य धारा को नहीं मिल सका जो छायावाद को सहज ही प्राप्त था। मित्रों, शिल्पगत विशेषताओं में हमने काव्य भाषा और काव्य शिल्प के बारे में जाना। अब मित्रों, हम छायावादोत्तर काव्य के प्रमुख कवियों के बारे में जानते हैं। छायावादोत्तर काव्य की उपर्युक्त तीनों प्रवृत्तियों ने हिंदी काव्य परंपरा को कई महत्वपूर्ण कवि दिए। रामनरेश त्रिपाठी, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सियाराम शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान, हरिवंश राय बच्चन, भगवती चरण वर्मा, रामेश्वर शुक्ल अंचल, रामधारी सिंह दिनकर, उदयशंकर भट्ट, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, गोपाल सिंह नेपाली, हरिकृष्ण प्रेमी, पांडे बेचन शर्मा उग्र, हरिशंकर शर्मा, बेढक बनारसी आदि प्रमुख हैं। इनमें से कुछ कवियों का हम संक्षिप्त परिचय देखते हैं। एक, माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी, जिन्हें हिंदी साहित्य जगत एक भारतीय आत्मा के नाम से जानता है, महान राष्ट्रवादी और प्रतिभाशाली साहित्यकार भी थे। इन्होंने अपनी आरंभिक जो रचनाएं हैं एक भारतीय आत्मा के नाम से प्रकाशित कराई थी। ये एक पत्रकार के रूप में भी सक्रिय रहे और प्रभा, प्रताप तथा कर्मवीर का संपादन किया। माखनलाल चतुर्वेदी आरंभ में क्रांतिकारी आंदोलन से प्रभावित रहे, बाद में गांधीवाद से प्रभावित हुए। चतुर्वेदी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भाग लिया और कई बार जेल गए। चतुर्वेदी जी की रचनाओं में राष्ट्र के प्रति गहरा प्रेम और उसके लिए आत्मोत्सर्ग करने की भावना व्यक्त हुई है। राष्ट्र प्रेम की कविताओं के अतिरिक्त आत्मा अनुभूति, आध्यात्मिक चेतना, प्रकृति सौंदर्य आदि भी उनके काव्य के विषय रहे हैं। इनके प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं हेम किरीटितन, हेम तरंगिणी, युगचरण, समर्पण, वेणुलो गुंजे धरा, बिजली काजल आंच रहे आदि। माखनलाल चतुर्वेदी की प्रख्यात रचना कैदी और कोकिला है, जिसकी रचना 1930 में जेल में हुई थी। इसमें एक कैदी कोकिला को संबोधित करके अपनी राष्ट्रीय भावनाओं को व्यक्त करता है। दूसरे हैं सियाराम शरण गुप्त। सियाराम शरण गुप्त गांधीवाद में गहरी आस्था रखते थे। ये अत्यंत प्रतिभावान साहित्यकार थे और राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई थे। इनकी रचनाओं पर अहिंसा, सत्य, करुणा, विश्व बंधुत्व, शांति आदि गांधीवादी मूल्यों का जबरदस्त प्रभाव था। इनके प्रमुख काव्य ग्रंथों में देखें तो दुर्वादल, विषाद, आद्रा, पाथे, मृगमयी, बापू, दैनिकी आदि। इन्होंने सरल भाषा में अत्यंत मार्मिक कविताएं लिखी हैं। इन्होंने मुक्त छंद में भी कई सुंदर रचनाएं भी की हैं। बालकृष्ण शर्मा नवीन। नवीन जी ने राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भाग लिया और कई बार जेल गए। वे कानपुर में मजदूर आंदोलन से भी लंबे समय तक संबंध रहे। देश के आज़ाद होने पर संसद सदस्य भी रहे। इन्होंने प्रभा और प्रताप पत्रिकाओं का संपादन भी किया। इनकी रचनाएं 1918 में ही प्रकाशित होने लगी थी, परंतु पहला काव्य संग्रह कुमकुम जो 1939 में प्रकाशित हुआ था। इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं अपलक, रश्मि रेखा, क्वासी, हम विश्वाई जन्म की। नवीन जी ने राष्ट्र प्रेम और प्रणय भावना दोनों को सशक्त अभिव्यक्ति दी है। इनकी राष्ट्र प्रेम की कविताओं में अतीत का गौरव गान, तत्कालीन भारतीय समाज की हीन दीन दशा के प्रति आक्रोश और राष्ट्रीय मुक्ति की कामना व्यक्त हुई है। प्रेम और मस्ती के काव्य में आवेश और आसक्ति का स्वर उसमें प्रदान है। सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान ने राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लिया और कई बार जेल गई। इनकी कविताएं त्रिधारा और मुकुल में संकलित हैं। इन्होंने मुख्य रूप से राष्ट्र प्रेम की रचनाएं की हैं, जिनमें वीरों का कैसा हो बसंत तथा झांसी की रानी अत्यंत लोकप्रिय हुई है। अन्य कविताओं में
पति प्रेम और वात्सल्य भाव को मार्मिक अभिव्यक्ति मिली है। इनकी भाषा सरल और सहज है। भगवती चरण वर्मा ने मस्ती और फक्कड़पन वाली कविताएं भी लिखी, किंतु इनका मुख्य क्षेत्र समाज की विषमताओं से पराजित और संघर्ष से विरत एकांकी व्यक्ति की अनुभूतियों को व्यक्त करना रहा है। भगवती चरण वर्मा का दर्शन नियतिवादी है। भाषा शैली सरज सहज स्पष्ट है। हरिवंश राय बच्चन जी ने काव्य में एक नई प्रवृत्ति को लोकप्रिय बनाया, जिससे हलावात की संज्ञा दी गई। प्रेम और मस्ती का जैसा काव्य बच्चन ने लिखा, वैसा ही कोई न लिख सका। मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश की उनकी रचनाएं अत्यंत लोकप्रिय हुई। इन संग्रहों पर उमर खयाम की रुबाइयों का प्रभाव स्पष्ट देखने मिलता है। बच्चन के काव्य में यौवन की लालसा और उद्दाम भावावेग को अभिव्यक्ति मिली है। तो जीवन के प्रति धर्मनिरपेक्ष और लौकिक दृष्टि ने भी उनके काव्य को उत्कृष्टता प्रदान की है। बच्चन अपनी कविताओं में सामाजिक यथार्थ के जटिल पक्ष को नहीं छूते, परंतु सामाजिक जो विषमताएं हैं उनका काव्य पूरी तरह से विमुख भी नहीं है। भाषा की दृष्टि से बच्चन का योगदान अविस्मरणीय है। तत्सम प्रदान होते हुए भी आम बोलचाल की हिंदी को काव्यात्मक उत्कृष्टता प्रदान करने का कार्य बच्चन ने किया है। सहजता, स्पष्टता और संवेदनशीलता उनकी काव्य भाषा की खास पहचान है। मित्रों, अब हम प्रगतिवाद की पृष्ठभूमि के बारे में जानते हैं। छायावाद के अंतकाल में 1936 के आसपास सामाजिक चेतना को लेकर जिस कविता प्रवृत्ति का आरंभ हुआ, उसे प्रगतिवाद काव्य की संज्ञा दी गई। साहित्यिक आंदोलन के रूप में प्रगतिवाद का उदय हुआ। प्रगतिवादी आंदोलन की पृष्ठभूमि में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का विशेष रूप में हाथ है। यह एक ऐसा आंदोलन है जो अखिल भारतीय था और जिसने उस दौर के प्राय सभी लेखकों, कलाकारों और बुद्धिजीवियों को प्रभावित किया। हिंदी में प्रगतिवाद के उदय का अध्ययन करते हुए हम हिंदी की विशिष्ट स्थिति और बाह्य परिस्थितियों को भी दृष्टि में रखना होगा। छायावाद और प्रगतिवाद का उदय 1936 से माना जाता है। 1936 में लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ का स्थापना सम्मेलन संपन्न हुआ था, जिसकी अध्यक्षता महान लेखक प्रेमचंद जी ने की थी। लेकिन एक प्रवृत्ति के तौर पर प्रगतिशील साहित्य 1930 ईस्वी सन के आसपास ही प्रकाश में आने लगा था। स्वयं छायावादी कवियों के काव्य में 1930 के आसपास गुणात्मक परिवर्तन में भावावेग और कल्पनाशीलता का स्थान धीरे धीरे सामाजिक यथार्थ से उत्पन्न चेतना ने लेना आरंभ कर दिया था। व्यक्ति की मुक्ति का जो लक्ष्य छायावादी कवियों के सामने था, उसका स्थान समाज और राष्ट्र की मुक्ति ने ले लिया। प्रसाद कविता में तो नहीं, परंतु कथा साहित्य में सामाजिक यथार्थ को विषय बनाकर रचना कर रहे थे। पंत जी तो युगांत, युगवाणी, ग्राम्य द्वारा सामाजिक यथार्थ की ओर अंतःविरोधों को वाणी देने लगे। निराला में आरंभ से ही सामाजिक यथार्थ की ओर झुकाव रहा। बादल, भिक्षुक, विधवा, तोड़ती पत्थर जैसी कविताएं उनकी इसी यथार्थ सापेक्ष दृष्टि की परिचायक है। कुक्कुरमुत्ता और नए पत्ते में भी प्रगतिवादी दृष्टि की स्पष्ट अभिव्यक्ति देख सकते हैं। महादेवी वर्मा छायावादी काव्य आंदोलन में देर से शामिल हुई थी, इसलिए वह देर तक वैसी ही कविताएं लिखती रही, परंतु 30 के आसपास गद्य लेखन में उन्होंने सामाजिक विषमताओं और विडंबनाओं को जगह देना आरंभ कर दिया। इसलिए यह समझ लेना आवश्यक है कि छायावाद से प्रगतिवाद की ओर प्रयास अचानक नहीं हुआ था। छायावाद की व्यक्तिवादी भाववादी चेतना का आवेग
30 के आसपास धीमे पड़ने लगा था और उसका स्थान एक नई सामाजिक चेतना ने लेना शुरू कर दिया था। ऐसा बदलती हुई परिस्थितियों के कारण संभव हुआ। प्रगतिवाद कालीन परिस्थितियाँ। जैसा कि हम छायावादोत्तर कालीन परिस्थितियों की चर्चा करते हुए बता चुके हैं कि सन 1930 के आसपास राष्ट्रीय आंदोलन में तीव्रता आई। सविनय अवज्ञा आंदोलन और विभिन्न क्षेत्रों में किसानों और मजदूरों के आंदोलनों ने राष्ट्रीय आंदोलन की एक जबरदस्त लहर सारे देश में व्याप्त कर दी थी। राष्ट्रीय आंदोलन में किसानों और मजदूरों के शामिल होने से कई ऐसे प्रश्न भी महत्व प्राप्त करने लगे जो इसके पहले आंदोलन के सामने उजागर नहीं हुए थे। जमींदारी प्रथा, मजदूरों का शोषण, देसी रियासतों में जनता के अधिकार, क्षेत्र और भाषा का सवाल आदि कई प्रश्नों पर बहसें होने लगे। इन सबसे सवाल यह उत्पन्न हुआ कि स्वतंत्र भारत कैसा हो। स्वतंत्र भारत में भी क्या जमींदारी प्रथा रहेगी? क्या मजदूरों का वैसा ही शोषण होगा? क्या देसी रियासतें वैसे ही कायम रहेगी? ऐसे कई सवाल उभरे। इन सवालों ने राजनीतिक प्रक्रिया को एक नए दौर में पहुंचा दिया। हर तरह के शोषण से मुक्त मेहनत कशों के राज्य में विश्वास करने वाली कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। मजदूरों और किसानों के अखिल भारतीय संगठन कायम किए गए। विद्यार्थियों का भी अखिल भारतीय संगठन स्थापित हुआ। स्वयं कांग्रेस में ऐसे नेताओं का समूह उभरा जो कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की। 1970 में रूसी क्रांति के बाद दुनिया में मुक्ति आंदोलन को जबरदस्त ताकत मिली। आरंभ में लेनिन के नेतृत्व में और बाद में स्टालिन के नेतृत्व में बोल्शेविक रूस में तेजी से प्रगति होने लगी, लेकिन यूरोप में धीरे धीरे फांसीवाद सिर उठाने लगा। सबसे पहले इटली में मुसोलिनी की सत्ता स्थापित हुई। फिर 1933 में जर्मनी में हिटलर ने सत्ता हथिया ली। स्पेन में भी फांसीवादी ताकतें अग्रसर हो रही थी। पूरे यूरोप पर फांसीवादी उभार का भय छाने लगा। लेखकों और बुद्धिजीवियों के सामने यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि ऐसे समय उनका क्या कर्तव्य है। क्या वे लोकतंत्र को ढहला देखते रहें? क्या वे नस्लवाद के आगे सिर झुकाने या समाज और मानव जाति के प्रति उनका भी कोई कर्तव्य है? इसी भावना ने फांसीवाद के विरुद्ध यूरोप में लेखकों को एकजुट करने के लिए पेरिस में 1935 में E.M. फास्टर की अध्यक्षता में प्रोग्रेसिव राइट्स एसोसिएशन की स्थापना की गई। इसी से प्रेरित होकर 1936 में कुछ भारतीय लेखकों ने भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की और उसका पहला अधिवेशन लखनऊ में आयोजित किया, जिसकी अध्यक्षता प्रेमचंद जी ने की। एक साहित्यिक आंदोलन के रूप में प्रगतिवाद की शुरुआत इसी से हुई। प्रगतिवाद का अभिप्राय। प्रोग्रेसिव राइट्स एसोसिएशन की स्थापना के साथ प्रोग्रेसिव लिटरेचर की चर्चा आरंभ हो गई। इसके लिए हिंदी में प्रगतिवाद और प्रगतिशील शब्दों का प्रयोग होने लगा। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना के लिए जो लेखक आगे आए वे मार्क्सवादी थे। इसलिए यह माना जाने लगा कि प्रगतिशील वह है जो मार्क्सवादी विचारधारा में विश्वास करता हो। बाद में प्रगतिवाद और प्रगतिशील में भी अंतर किया जाने लगा। प्रगतिवादी उन्हें कहा गया जो मार्क्सवादी विचारधारा में विश्वास रखता हो तथा उसी के अनुसार साहित्य रचना करता हो, जबकि प्रगतिशील वह है जो प्रगतिशील मूल्यों में विश्वास करता हो, भले ही मार्क्सवादी न हो। वस्तुतः प्रगतिवाद और प्रगतिशील में भेद करना उपयुक्त नहीं है। यह सही है कि गतिशील आंदोलन से जुड़े बहुत से लेखक मार्क्सवादी थे, लेकिन यह भी सही है कि इस आंदोलन की पहचान जीवन और जगत के प्रति
नए दृष्टिकोण में निहित है। यह नया दृष्टिकोण था पुराने रूढ़िबद्ध जीवन मूल्यों का त्याग, आध्यात्मिक और रहस्यात्मक अवधारणाओं के स्थान पर लोक आधारित अवधारणाओं को मानना, हर तरह के शोषण और दमन का विरोध, धर्म, क्षेत्र, लिंग, नस्ल, भाषा के आधार पर गैर बराबरी का विरोध करना, स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र में विश्वास, परिवर्तन और प्रगति में विश्वास करना, गरीब मेहनतकश लोगों के प्रति गहरी सहानुभूति, नारी पर हर तरह के अत्याचार का विरोध तथा साहित्य और कला का लक्ष्य सामाजिकता में मानना आदि। उपर्युक्त जीवन मूल्यों में विश्वास करने वाला प्रत्येक साहित्यकार प्रगतिशील या प्रगतिवादी है, चाहे विचारधारा के रूप में उसने मार्क्सवाद को अपनाया हो या नहीं। चूँकि मार्क्सवाद उपर्युक्त जीवन मूल्यों में विश्वास रखता है और साथ ही परिवर्तन और प्रगति के लिए संगठनात्मक और राजनीतिक पहल को भी आवश्यक मानता है, इसलिए प्रगतिशील साहित्य में राजनीति के स्वर की प्रधानता स्वाभाविक है। प्रगतिवाद ने यह प्रश्न सामने रखा कि आखिर साहित्य और कला किसके लिए? इसी से जुड़ा प्रश्न था रचनाकार का दायित्व क्या है। इस तरह प्रगतिवाद ने कविता को सामान्य जन से जोड़कर उसे एक नई दृष्टि दी। मित्रों, आज हमने छायावादोत्तर काव्य की शिल्पगत विशेषताओं में काव्य भाषा, काव्य शिल्प, प्रमुख छायावादोत्तर कवि और प्रगतिवाद की पृष्ठभूमि के बारे में जाना। आगे के लेक्चर में हम प्रगतिवाद की प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।